हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है यूपी पीसीएसजे का, उसी जीएस के फर्स्ट पेपर को हम आप लोगों के सामने लेके आया हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री को मैं आज आप लोगों के सामने डील करने वाला हूँ। दोस्तों ये हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करा दिया है। अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी करा दिया है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। यूएनओ के पार्ट्स को भी मैंने करा दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और मैंने 9 माइनर एक्ट हैं, उसमें से मैंने 5 माइनर एक्ट को ऑलरेडी करा दिया है। इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको पीडीएफ मिल जाए इस वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम लिंक में जा करके टेलीग्राम ग्रुप में लॉ विथ रोनित सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आपको एक ग्रुप दिख जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जो भी मैं बात करूँगा इतिहास का, वो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के साथ मैं बात करूँगा, डायग्रामेटिकल फॉर्म में मैं बात करूँगा, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और हम लोग ठहरे लॉ के स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूं, तो मैं जानता हूं लॉ वालों का दुख दर्द कि हाँ इतिहास में और जियोग्राफी में और इकोनॉमिक्स में हम लोगों का क्या दिक्कत होता है। तो उसी दर्द से मैं भी झेल रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप भी झेल रहे होंगे। तो मैं उस दर्द को कम करने के लिए, मीन्स कि जो आपकी दिक्कत हो रही है जो हिस्ट्री को लेकर के, उस दिक्कत को कम करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आप इसको देखिए, आपको आसानी से मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं भारत में मुस्लिम आक्रमणों के बारे में, कि जो मध्यकालीन भारत को आज हम लोग डील करने वाले हैं। जो मध्यकालीन भारत में, तो पहले हमारे पास आते हैं भारत में मुस्लिम आक्रमण। कौन कौन मुस्लिम आक्रमण हुआ था हमारे भारत में। जो फर्स्ट हम बात करते हैं, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी पूर्व में मक्का में। इनका जो जन्म हुआ था, यहीं से हमारे मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है और यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। इनका जो जन्म होता है मक्का में, मक्का 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। भारत का नाम हिंदुस्तान रखा, किसने हिंदुस्तान रखा? ईरानियों के द्वारा भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था। यूनानी भारत को कहते थे इंडिया, जो यूनान से आते थे वो भारत को इंडिया कहते थे। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया। जो अरब देश से लोग आते थे वो हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग किया कि ये हिंदू हैं सब, इनको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाएगा। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन मुस्लिम आक्रमण जो था, जो कि भारत पे आक्रमण किया। भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण था 712 ईस्वी में आया था। मुहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में पहली बार मुस्लिम शासक था, इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। 712 ईस्वी में सिंधी को विजित करने के बाद, मीन्स की सिंधी देश को जीतने के बाद आक्रमणकारी मुहम्मद बिन कासिम अब क्या हो गया, अरब आक्रमणों के समय सिंध का शासक बन गया। ये दाहिर जी के द्वारा बताया जा रहा है, दाहिर हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं अल-बरूनी की। अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी क्या करने देश में आया था, भारत में क्या करने आया था, ये कहाँ का निवासी था, इसके पास किस चीज़ की जानकारी थी, ये इसको किस किस चीज़ की उपाधि मिली थी, सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये संस्कृत का ज्ञाता था। ये जो अल-बरूनी आया था देश में हमारे, मीन्स कि भारत में आया था, ये संस्कृत का ज्ञाता था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतिहासकार के साथ साथ खगोल शास्त्री भी था। उसके बाद से खगोल शास्त्री भी था, खगोल विज्ञान भी जानता था, भूगोल भी जानता था, मीन्स की जियोग्राफी भी जानता था, तर्क शक्ति मीन्स की तर्कशास्त्र रीजनिंग भी जानता था, औषधि विज्ञान मीन्स की साइंस में भी पारंगत था, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का ज्ञाता, मीन्स कि इतने चीज़ों का अल-बरूनी जो था वो ज्ञाता था। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है कि अल-बरूनी किस चीज़ के बारे में जानकार था। 11वीं सदी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। कब आया था? 11वीं सदी में आया था मोहम्मद गजनी के साथ। खीवा देश का निवासी था। ये जो अल-बरूनी था वो खीवा नामक देश का निवासी था। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, तहकीक-ए-हिंद अरब भाषा में इसकी एक रचना है, तहकीक-ए-हिंद। तो अल-बरूनी से रिलेटेड जो भी घटनाएं थी सभी के बारे में मैंने बता दिया, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं
इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में। इन्होंने दो प्रकार से विभाजन किया, एक बिहार विभाजन किया और एक बंगाल विभाजन किया। जब इन्होंने बिहार विभाजन किया तो बिहार की विजय 1193 से लेकर के 1202 ईस्वी तक इन्होंने दिखाया। नालंदा एवं विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। किसके द्वारा? इन्हीं दोनों के द्वारा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। राजधानी उदंतपुर पर कब्जा भी कर लिया गया। जब ये बिहार विजय कर रहे थे तब इनके द्वारा ये काम किया गया था। जब ये बंगाल विभाजन कर रहे थे, मीन्स कि बंगाल पर विजय कर रहे थे, तब इन्होंने क्या किया? बंगाल पर आक्रमण किया 1198 से 1203 ईस्वी के बीच में। वहाँ का तत्कालीन शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही भाग गया। जो लक्ष्मण सेन था वो बिना युद्ध किए ही वहाँ से भाग गया। पूर्वी बंगाल में शरण लिया। जो यहाँ का शासक था वो पूर्वी बंगाल में जाकर शरण ले लिया। लखनौती राजधानी उन्होंने घोषित किया। जब इन्होंने जीत लिया तो बंगाल जो विजय हुआ था तो इन्होंने अपना जो राजधानी घोषित किया वो लखनौती को अपना राजधानी घोषित किया गया इन दोनों के द्वारा। अब देखिए मोहम्मद गजनवी के बारे में हम देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी का क्या इतिहास रहा, उसके बारे में हम जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। वो मोहम्मद गजनवी के बारे में हम देखते हैं। दरबारी इतिहासकार उतवी जो दरबारी इतिहासकार था इतवी किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी का लेखक था। जो दरबारी इतिहास कवि था इनका, तो वो दो किताबों का लेखक था, किताब उल यामिनी का और तारीख ए यामिनी का लेखक था। मोहम्मद गजनवी का जो इतिहासकार जो लिखता है। परिचय इसका हम देते हैं। गजनी का शासक वर्ष 1998 ईस्वी में शिक्षित एवं सुसभ्य विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। मीन्स कि जो पढ़ा लिखा था, जो सभ्य था, उसका ये क्या करता था? मोहम्मद गजनी आदर करता था, विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। चांदी के सिक्के संस्कृत मुद्रा लेख युक्त, इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे जिसपे संस्कृत में लिखा हुआ था। ये काम ये मोहम्मद गजनी के द्वारा कराया गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मोहम्मद गजनी के बारे में। भारत पर आक्रमण किया गया था 1999 से 1227 ईस्वी तक। कुल 17 बार ये आक्रमण किया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गजनी के द्वारा 17 बार भारत पर आक्रमण किया गया था। वो उसका उद्देश्य क्या था? भारत को लूटना। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को लूट कर लेके जाना। 1026 मीन्स कि 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की लूट किया और 1019 से लेकर के 1020 ईस्वी तक ये लूटता ही रहा। चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया। तत्कालीन शासक विद्याधर अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली ये राजा माना जाता था। मीन्स कि अपने समय का ये शक्तिशाली राजा माना जाता था। अब इसके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? मोहम्मद गजनी का जब था जो शासक था, इसके दरबारी विद्वान कौन थे? दरबारी विद्वान अलबरूनी इसका दरबारी विद्वान था। बैहाकी तारीख ए सुकबुगीत का लेखक था। ये जो बैहाकी था ये तारीख ए सुबुक्त गीत का लेखक था। उजारी फारस का कवि था। ये तुलसी एवं उनसरी खुरानसी विद्वान असजादी और फारूकी का ये भी लेखक था। ये इतनी बात इसमें बताई गई है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। एक एक फैक्ट को जानेंगे कि मोहम्मद गोरी क्या था, मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था, मोहम्मद गोरी ने कब कब आक्रमण किया था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। प्रथम आक्रमण 1775 ईस्वी में मुल्तान पर इसने किया था। नहीं, यहाँ से हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इसको यहाँ से देखते हैं। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण। भीम सेकेंड मूलराज सेकेंड नायिका देवी के खिलाफ अबू पर्वत के निकट युद्ध। गोरी की भारत का प्रथम पराजय था। गोरी जब भारत में आया था युद्ध करने के लिए, मोहम्मद गोरी, तो उसका ये प्रथम पराजय था। फिर 1992 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गया। भारत पर मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। किसके द्वारा? गोरी के द्वारा। फिर यहाँ पे बात करते हैं सिक्के इसने चलाया था। एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरी तरफ अरब में कलमा खुदा था। दूसरी तरफ अरब का जो कलमा था उस कलमा का मीन्स की कलमा के बारे में लिखा गया था। 1994 ईस्वी में चंदावर का युद्ध गोरी बनाम जयचंद के बीच में हुआ। जयचंद इसमें परास्त हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 1911 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच में। गोरी की पराजय इसमें हुई थी। और प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर इन्होंने किया था। ये रहा गोरी का इतिहास। गोरी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों को कुछ देख लेते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। दोस्तों हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और वही बुक मैं प्रीफर भी करता हूँ जो हमारे को लगता है कि हाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ तो ये हमारे सभी दोस्त पढ़ेंगे तो उनका भी ये इससे कल्याण हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, फिरदौसी शासक का लेखक था। फिरदौसी जो था ये शाहनामा का लेखक था।
अल्पतगीन गजनी यामिनी वंश का संस्थापक था ये अल्पतगीन। उसके बाद से फरिश्ता फरिश्ता तारीख ए फरिश्ता का लेखक था। भीमदेव फर्स्ट सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था, मीन्स कि प्रथम अख्ता का दर्जा उसने प्रदान किया था। अब यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश के बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन गुलाम वंश का था, गुलाम वंश के पूरे परिचय के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अब परिचय देखते हैं। परिचय में पहले संस्थापक को हम देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के तौर पे ये क्या था? काबिज था, मतलब दिल्ली का सुल्तान था। उस समय सुल्तान बहुत बड़ा होता था, राजा से भी बड़ा होता था सुल्तान। सभी सुल्तान तुर्क, अलग अलग वंश के जितने भी सुल्तान आए हैं सब तुर्क देश से ही भाग करके आए थे। और वो क्या थे? सब अलग अलग वंश के थे। कोई भी सुल्तान जो गुलाम वंश का था वो कोई एक वंश का नहीं था। स्वतंत्र माता पिता, इनके माता पिता जो थे ये स्वतंत्र अपने माता पिता के संतान थे। गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त इनको होगा। अगर इस प्रकार से ये चीज़ कहते हैं तो इनके लिए ये अधिक उपयुक्त होगा। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करते हैं, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए उपाधि इसको किस किस चीज़ की दिया गया था। इसको कुरान खां की उपाधि दी गई थी। इसलिए कुरान खां की उपाधि दी गई थी क्योंकि वो बहुत ही सुरीले आवाज़ में कुरान का पाठ किया करता था, तो इसीलिए इसको कुरान खां की उपाधि दी गई। लाख बख्श की इसको उपाधि दी गई थी, इसलिए दी गई थी कि अधिक दान करने के कारण इसको ये नाम दिया गया था लाख बख्श। इसका परिचय यहाँ पर देखिए, उपाधि उसको तो 2 दे दिया गया था। सुरीले स्वर में कुरान का पाठ है इसीलिए कुरान खां कहा जाता था। इसका परिचय था गुलाम वंश का प्रथम शासक तुर्क जनसंख्या का जनजाति से संबंधित है। ये तुर्क जनजाति से संबंधित है। आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज रहा, ये अपने आप को कभी सुल्तान नहीं माना। आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज अपने आप को अलग रखा सुल्तान की उपाधि से। मालिक एवं सिपा सालार की पदवी के साथ शासन किया और मृत्यु इसकी 1210 ईस्वी में हो गई। कैसे हो गई? चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके हम बात करते हैं प्रारंभिक जीवन काल के बारे में। काजी अजीज कूफी द्वारा दास के रूप में क्रय किया गया था। इसको गजनी में गोरी द्वारा क्रय किया गया था। गोरी द्वारा अमीर एक आखूर के पद पर इसको पदोन्नति दे दी गई थी। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का महत्वपूर्ण तथ्य क्या था। राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के 3 माह के बाद इसका राज्याभिषेक किया गया था। राजधानी इसने क्या बनाया? लाहौर बनाया। मुक्ति पत्र इसने 1208 ईस्वी में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद द्वारा दास्ता से इसको मुक्त कर दिया गया, एक मुक्ति पत्र दे करके। इसका निष्कर्षण कार्य, इसका निर्माण कार्य कौन कौन से कराया? दिल्ली में कुतुब उल इस्माइल का इसने निर्माण कराया, कुतुब मीनार का इसने निर्माण कराया, 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनाया। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये सारे काम करके गए हैं। अब देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का सभी परिचय हम दे देते हैं 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक का। पहले हम इनके परिचय के बारे में बात करते हैं। इलबरी जनजाति से संबंधित है। ये जो संबंधित है ये इलबरी जनजाति से संबंधित है। अन्य नाम इनका था गुलाम का गुलाम। ये गुलामों का गुलाम के नाम से इसको जाना जाता था। बदायूं का सूबेदार सुल्तान बनने से पूर्व था। ये बदायूं का सूबेदार था, मीन्स कि जब ये सुल्तान बनने से पहले। गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त कर दिया गया था इसको, इल्तुतमिश को, मीन्स की दास्ता से मुक्त कर दिया, गुलामी के बेड़ियों से इसको मुक्त कर दिया गया था। इसने क्या क्या सिक्के चलवाए थे? सल्तनत कालीन भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी करता। शुद्ध अरबी सिक्के इसी ने जारी किया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ करता यही है। अब बात करते हैं टका की। चांदी के सिक्के, टंका में चांदी के सिक्के चलवाया था और जीतल में तांबे के सिक्के इसने चलवाए थे। महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में हम बात करते हैं। किसके? इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खान का आगमन हो गया था। चंगेज खान के विरुद्ध मंगबरनी को सहायता देने से इनकार कर दिया गया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया गया। ये किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा ये काम करवाया गया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, खलीफा से प्राप्त अधिकार। खलीफा से इसको क्या क्या अधिकार प्राप्त था? सुल्तान के पद की स्वीकृति इसको प्रदान थी। सुल्तान ए आजम की उपाधि इसने धारण किया था। 1229 ईस्वी में खिलअत प्रमाण पत्र इसने दिया। दिल्ली सल्तनत
स्वतंत्र राज्य इल्तुतमिश वैध सुल्तान था। मीन्स कि ये वहाँ का वैध सुल्तान था, मीन्स कि वैलिड सुल्तान ये बना था। अब बात करते हैं मुस्लिम शासकों में, जिसमें सबसे पहले हम रजिया सुल्तान की हम बात करते हैं, क्योंकि ये पहली मुस्लिम शासिका है रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका 1236 से 1240 ईस्वी तक राज करने वाली थी कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासकिया कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान थी। राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथ में केंद्रित करने पर बल इसने दिया। सचायुक्त करने में तुर्कों का हाथ इसका था। बलबन के विचार के बारे में हम देखते हैं कि बलबन का क्या विचार था। बलबन क्या कर रहा था? राजा धरती पर नियामक एक खुदाई, ईश्वर का प्रतीक होता है। बलबन का क्या नाम था? राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतीक होता है धरती पर। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। या तो जिल्ले अल्लाह होता है या तो जिल्ले इलाही होता है, ये ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। कौन? राजा होता है। मान मर्यादा में राजा का क्रम पैगंबर के बराबर होता है। इसका क्या नाम था कि जो राजा होता है उसका मान मर्यादा में जो कद्र होता है वो पैगंबर मीन्स कि भगवान के बराबर होता है। संस्थापक राजस्व संबंधी सिद्धांत, दिल्ली का प्रथम सुल्तान ये बना। फिर भूगंगरा खां पुत्र को शाह सुल्तान खबी का निरंशास्त्र का सजीव प्रतीक इसको माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बलबन के बारे में, बलबन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हम जानेंगे। इसके प्रारंभिक जीवन को जानेंगे, शासनकर्ता को जानेंगे, राजस्व संहिता को जानेंगे, पद एवं वैवाहिक संबंध को जानेंगे और परिचय को जानेंगे। तो पहले हम प्रारंभिक जीवन को देखते हैं। बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया। गजनवी ने बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने खरीदा था। इसको 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया गया। 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा इल्तुतमिश ने। इसको बलबन को इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा गया था। शासन कार्य, नौरोज़ त्यौहार मनाने का प्रथम आरंभ किया। नौरोज़ त्यौहार होता है जो कि ईसाई धर्म का होता है और ईसाई धर्म इसमें नया जो अपना नया साल मनाते हैं वो नौरोज़ ही कहते हैं। तो ये इतिहास का भी आपका क्वेश्चन है और ये आपका जीएस का भी क्वेश्चन है। नौरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है? तो ये ईसाइयों से संबंधित है, मीन्स कि पारसियों से संबंधित, ईसाइयों से नहीं पारसियों से संबंधित है। पारसी अपना नया वर्ष नौरोज़ त्यौहार से ही मनाते हैं। नौरोज़ त्यौहार मनाने का प्रथा आरंभ इसने किया। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना इसने किया। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए इसने ये किया। सेना मंत्री इमाद उल मुल्क वजीर के आर्थिक नियंत्रण की मुक्ति था, मीन्स कि उससे ये मुक्त था। अब इसके देखिए राजत्व सिद्धांत के बारे में, रक्त और लौ की नीति के बारे में यह बात करता था। सुल्तान की पदवी ईश्वर प्रदत्त है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सिंजदा और पावोस को राजनीतिक प्रभाव इसने दिया था। अब इसके पद और वैवाहिक संबंध को यहाँ पर देख लीजिए कि इसका क्या पद था और इसके क्या वैवाहिक संबंध थे। पद और वैवाहिक संबंध, खसदार का पद प्राप्त था इल्तुतमिश से। अमीर ए शिकार का पद इसको प्राप्त था रजिया सुल्तान से। अमीर ए आखूर का पद इससे प्राप्त था बादशाह से, बहराम शाह से। और नोट 1249 ईस्वी में पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से इसने किया था। अब इसका परिचय देखिए, 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक ये सुल्तान रहा। पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है, अन्य नाम उगलू खां है, वास्तविक नाम बहाउद्दीन है और इलबरी तुर्क से ये संबंध रखता है। ये पूरा बलबन की कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश में क्या क्या आता है, इस तरह से आप अगर 2-4 बार इसको देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा और यहीं से क्वेश्चन आएगा। यूपी पीसीएसजे के बहुत अंदर से ब्रॉड लेवल से क्वेश्चन नहीं पूछने का काम करेगा, क्योंकि हमारा पीसीएसजे का खुद ही एग्जामिनेशन हमारा इतना ब्रॉड है और उसमें 9 माइनर एक्ट को भी ऐड कर दिया गया। तो आप सिर्फ मोटा मोटा ये फैक्ट भी लर्न करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश की बात करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी की बात इसमें हम करते हैं। 1290 ईस्वी से राज्याभिषेक। खिलजी वंश की स्थापना अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया गया। पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया गया। आदर्श उदार निरंकुशवाद को इसने माना है। अब यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है। प्रथम सुल्तान, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। मीन्स की भूमि को नपवाया, उसके बाद से नपवा करके पैमाइश कराया, पैमाइश कराने के बाद ये वहाँ से लगान वसूलने वाला पहला राजा था। परंपरागत लगान अधिकारियों को खुता, मुद्दुक और चौधरी से इसको लगान, मीन्स कि ये नाम रखा था परंपरागत लगान। ये नाम है कि कौन कौन प्रकार के लगान होते हैं। लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया इसने। सारे विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। उसकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ कर दिया। इनकी भूमि से भी कर को लेना प्रारंभ कर दिया। कौन? जो ये लोग वसूल रहे थे पहले, कर जो वसूल रहे थे, इनके भी भूमि से इसने कर लेना प्रारंभ कर दिया। उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन लिया जिन्हें वो मिल्क, राजा द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम,
इंदरात, पेंशन तथा वक्फ। मीन्स कि जिसको भी इस राजा के द्वारा कोई भी इनाम दिया गया था, कोई भी पेंशन दिया गया था, कोई भी वक्फ में संपत्ति दी गई थी, उन सबको ले लिया और उसके बाद से उसमें क्या कर दिया, परिणाम स्वरूप खलीसा भूमि में वृद्धि कर दिया। मीन्स कि जो भूमि था उस पर टैक्स भी इसने ज़्यादा इंपोज कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये कार्य किया गया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है। घरी कर, घर एक झोपड़ी पर, चराई कर दुधारू पशुओं पर इसने चराई कर लगाया था। रामचंद्र देवगिरी का शासक था। मलिक कफूर से पराजित हुआ था। रायन की उपाधि इसने धारण किया था अलाउद्दीन द्वारा। फिर मलिक मुहम्मद जायसी इसने रचित करवाया था। किसके द्वारा, पद्मावत की रचना भी इसने करवाई। पद्मिनी राजा की मृत्यु के पश्चात जौहर के बारे में भी इसके किताब में मिलता है कि जब जौहर क्या होता है, किस प्रकार से होता है, जौहर में कौन कौन शामिल होता है। जब राजा कहीं हार जाता है तो उनकी जो भी पत्नियां होती हैं वो जौहर, आग में जलते आग में कूद जाती हैं, उसी को जौहर कहा जाता है। भूमि के पैमाइश के आधार पर लगान वसूली इसने तैयार कर दिया। उपज का 50% भूमि कर, मीन्स की उपज जितना होगा उसका 50% भूमि कर, खजरा उसको कहा जाता था। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक ये बन गया। मलिक कफूर अलाउद्दीन की गुजरात विजय के दौरान प्राप्त हुआ। ये जो इसको प्राप्त हुआ गुजरात विजय के दौरान प्राप्त हुआ। अन्य नाम इसका 1000 दिनारी था। जो इसका अन्य दूसरा नाम था वो 1000 दिनारी नाम था। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने के लिए उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त था। उपाधि सिकंदर द्वितीय सानी से इसकी उपाधि मिली थी। जफर खां प्रसिद्ध सेनापति इसका था। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। दीवान ए मुस्तखाराज की स्थापना इसने किया। मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राजा की स्थापना करना है, इसका काम यही था। बात करते हैं अलाउद्दीन के 4 अध्यादेश के बारे में। इसने क्या किस प्रकार के 4 अध्यादेश जारी किए थे। प्रथम अध्यादेश इसने जारी किया था, उपहार, पेंशन, दान में प्रदत्त भूमि संबंधी व्यक्तियों से वापस लिया जाएगा। इसका पहला अध्यादेश था, मीन्स की ऑर्डिनेंस था। और उसके बाद से सरकारी अधिकारियों के सभी व्यक्तियों से अधिक कर लेने का आदेश इसने दे दिया। जो भी सरकारी अधिकारी थे उनसे अधिक कर लेने का आदेश इसने पारित कर दिया। द्वितीय, गुप्तचर विभाग का संगठन किया। तृतीय, इसने क्या किया, थर्ड के क्या किया, मादक द्रव्य मीन्स की शराब, भांग आदि पर इसने पाबंदी लगा दी। जुआ खेलने पर भी इसने पाबंदी लगा दी। चतुर्थ, जो ऑर्डिनेंस इसने पास किया, अध्यादेश पास कर दिया, सरदारों और एवं अमीरों की दावते विवाह संबंधी पर प्रतिबंध इसने लगा दिया। सब अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड मामला था। दोस्तों इस सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड और भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल से जुड़े तो आप इस चैनल से टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।